श्याम रजक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी के नेता है श्याम रजक जी। बड़ी खबर आ रही है, शरद यादव अब हमारे बीच नहीं है। एक बड़ा शून्य देश की राजनीति में और खासकर बिहार की राजनीति में। ये बड़ा मर्माहत। शरद यादव जी हमारे अभिभावक तुल्य थे और समाजवादी आंदोलन और युवा आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में रहे। उनकी मृत्यु से जो हम लोगों ने खोया और समाजवादी आंदोलन के और आज आंदोलन को जो बड़ा झटका लगा है, इससे हम सब लोग बड़े दुखी हैं। देश भर के नौजवानों के वो नेता थे और समाजवाद आंदोलन और धर्म निरपेक्षता के एक बड़े ही सक्रिय और बड़े ही हम कहे कि हमने अपना अभिभावक खो दिया। राजनीति में उनसे हमने सीखने का मौका मिला था। वो हमारे अध्यक्ष थे, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था यूथ में, और बराबर उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। देश की नब्ज को, देश में जो आज जो माहौल है, ऐसे समय में शरद यादव जी के जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा चोट पहुंचा है। मैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके सुपुत्र, उनके परिवार, उनकी पुत्री, सब लोग उससे कष्ट को झेलने की उनको शक्ति मिले। और हम सब लोगों को इससे बड़ी ही धक्का लगा, समाजवादी आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा। श्याम रजक जी, एक जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते थे शरद यादव जी, और लोगों के मुद्दे उठाना, लोगों की बातचीत करना, चाहे वो केंद्र सरकार में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए भी एनडीए सरकार से लोगों के लिए कुछ सवाल पूछना हो तो पूछते थे, मौजूदा सरकार से भी कुछ सवाल पूछना हो तो बेझिझक होकर पूछते थे। वे स्पष्ट वक्ता थे और सवालों को लेकर के कोई समझौता नहीं करते थे। खास करके गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, नौजवानों के सवालों को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग को सीखने का मौका मिला। उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, बड़े से बड़े नेता के साथ भी वो कभी समझौता नहीं किए, मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। और वो सजग थे, लड़ाई लड़ते थे। वो नहीं देखते कि मेरे पीछे कौन है, लेकिन उनके पीछे कारवा चलता गया। अलग है कि बहुत दिनों से वो अस्वस्थ रहे, कई वर्षों तक अस्वस्थ रहे। अस्वस्थता में भी उनके मन में, उनके मस्तिष्क में बराबर देश की चिंता रहती थी, नौजवानों की भविष्य की चिंता रहती थी। किसान आंदोलन के बारे में वो हम लोग से भी बात करते थे कि किसी तरह इस आंदोलन को और मजबूत करो। नौजवानों के सवाल को, बेरोजगारों के सवाल को, खास करके महंगाई के सवाल को, वो एक बड़े बड़े नेतृत्व थे। आज वो नेतृत्व खो गया, हमारे सामने बड़ा ही चुनौती मिला है। और उनकी कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। 97 में जनता दल के अध्यक्ष बने और 99 में लालू प्रसाद यादव जी को भी उन्होंने मात दे दी थी। उसके बाद वो नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे, केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे, उपभोक्ता मामले के मंत्री भी रहे। 2004 में दूसरी बार राज्यसभा के सांसद भी बने। तो उनका कद देखा जा सकता है इसी से। मैं कह रहा हूँ कि मंत्री पद उनके लिए बड़ा नहीं था, वो तो अपने आप में एक बड़े अजात शत्रु थे। वो एक नेतृत्व था, सारे लोग उसको मानते थे। सारे लोगों को एक साथ जुटाने का काम, एकता के सूत्र में बांधने का काम, देश में जब भी संकट आया वो सबसे सजग रूप से खड़े रहे। मंडल का सवाल हो, सामुदायिक सद्भाव का सवाल हो, सारे सवाल को, नौजवानों के सवाल हो, चौथा आंदोलन में वो निर्दलीय लड़े उस समय। और जवाहर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा निर्दलीय, और लड़ करके उन्होंने एक बड़ा ताकत दिया सारे देश के नौजवानों को। हम लोग 74 आंदोलन में बिहार के आंदोलन के लोग थे, लालू यादव के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, जेपी के नेतृत्व में। लेकिन शरद यादव की जीत से एक बड़ी ताकत मिली और उस आंदोलन को एक बड़ी शक्ति मिली। जी ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद आपका श्याम रजक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनके पास चलेंगे। देवेंद्र, अभी तक कोई जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से कि वजह क्या रही और कितने लंबे समय से बीमार थे, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी? और पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो विवेक लगातार उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव होते रहा है और समय समय पे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता था। मैं 2-2.5-3 सालों में अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हॉस्पिटल जाने की जो उनकी फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी और उस लिहाज से तबीयत बीच बीच में ठीक होता था, फिर उसके बाद कई महीने खराब रहे। और आज दिन में बताया जा रहा था, अभी मैंने किसी डॉक्टर से बात की तो उनका ये कहना था कि दिन में वो बिल्कुल ठीक थे और ऐसी कोई चिंताजनक चीज नहीं थी। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने अंतिम सांसें ली। बाकी और डिटेल्स का तो इंतजार रहेगा कि डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी वजह क्या रही। लेकिन
तबीयत को लेकर निश्चित तौर पे परिवार लगातार चिंतित रहता था, पॉलिटिकल सर्कल भी लगातार चिंतित रहता था। और जब जब गाहे बगाहे उनकी तस्वीरें आती थी या कोई पॉलिटिकल मुलाकात होती थी, जैसे आपको याद होगा कि राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे, तो वो जो तस्वीर आई थी वो बहुत लंबे समय के बाद आई थी। शरद यादव खुलकर अपनी बात कहने वाले नेताओं में जाने जाते थे, लेकिन जब से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई उन्होंने सार्वजनिक बयान देना भी बहुत कम कर दिया था, बहुत कम बोलते थे। तो ये सारी तकलीफें उनको थी। हालांकि उम्र के हिसाब से देखें तो अभी वो 75 साल की ही उम्र के थे, और उस लिहाज से अगर तबीयत खराब नहीं रहती तो निश्चित तौर पे अभी ईश्वर उनको लंबी आयु देते। लेकिन शायद यही समय था ईश्वर की नजर में कि जब उनको तबीयत खराब हुई, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल, पहले भी उनको वहीं भर्ती कराया जाता था, इस बार भी वहीं थे। और थोड़ी देर पहले तकरीबन 1 से सवा घंटा हुआ आपसे जब उन्होंने अंतिम सांसें ली है। देवेंद्र, चूंकि 75 साल के थे, लंबे वक्त से उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन अचानक इस खबर ने पूरे बिहार की राजनीति कहें, देश की राजनीति कहें, एक तरह से शोकाकुल कर दिया है। समाजवाद के जो आप वाकई में प्रतिनिधि कह सकते हैं, विचारधारा के जो नायक कह सकते हैं, वो शरद यादव को कह सकते हैं, जिस तरह की राजनीति उन्होंने की। निश्चित तौर पे, और आचरण और व्यवहार और वाणी, उसमें आपको एक रूपता दिखेगी। शरद यादव कभी भी ऐसे नेताओं के तौर पे नहीं जाने गए जो कि बहुत, जो कहते हैं कि मुंह देखकर बात करना, वैसी बातें करना जो कि कर्णप्रिय हो, सामने वाले को अच्छा लगे, वैसे नेताओं में वो नहीं रहे हैं। वो खुलकर अपना रिएक्शन भी देते थे अगर उन्हें कोई बात पसंद ना आए तो। जब वो एनडीए गठबंधन में जेडीयू थी, और आपको याद होगा कि 2014 से पहले, तो उस समय अपोजिशन की जो बैठक होती थी, उन बैठकों में भी लालकृष्ण आडवाणी के सामने अगर कुछ नेता खुलकर बोलते थे तो उसमें शरद यादव एक प्रमुख नाम थे, और हर एक मौके पे वो अपनी आपत्ति जताते थे। और तब जब जब चाहे महंगाई का मसला हो, करप्शन का मसला हो, जब जब देश में एनडीए ने भारत बंद का आयोजन किया था, तो शरद यादव उसमें एक प्रमुख चेहरा थे। निश्चित तौर पर 2014 के बाद उनके लिए स्थिति मुश्किल होते गई, और 2014 ही नहीं, जब से जेडीयू पहली बार बीजेपी से अलग हटा, उसके बाद शरद यादव के लिए पॉलिटिकली मुश्किल हालात होते गए। फिर नीतीश कुमार से उनका इक्वेशन भी बहुत खराब रहा। जी देवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक और जानकारी दे दें कि जो शरद यादव की बेटी है सुभाषिनी यादव, उन्होंने ट्वीट करके अपने पिता के निधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने लिखा कि मेरे पापा नहीं रहे। उन्होंने ये ट्वीट किया और एक तरह से उन्होंने पूरे देश को बताया कि शरद यादव का निधन हो गया। ये देखिए सुभाषिनी यादव का हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। सुभाषिनी शरद यादव 10 मिनट पहले का ट्वीट है जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और उन्होंने इस ट्वीट में जानकारी दी है कि शरद यादव का निधन हो गया। जैसे कि देवेंद्र लगातार आपको बता रहे हैं कि गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, उनकी बेटी सुभाषिनी ने यह जानकारी दी कि शरद यादव अब हमारे बीच नहीं है, और आगे का कार्यक्रम अब परिवार वाले जब सब एक जगह जुटेंगे तब फिर क्रमेशन कब होगा, कहाँ होगा, एक पूरी बातचीत तय की जाएगी। यह निश्चित तौर पे, और बहुत ज्यादा संभावना इसी बात की रहेगी कि शायद दिल्ली ही किया जाए। हरियाणा में भी उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, और उस लिहाज से हो सकता है कि गुरुग्राम में ये अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन उसके बारे में अभी कुछ भी डिटेल्स निश्चित तौर पे पार्टी ने, परिवार ने कुछ भी नहीं सोचा होगा। फिर पार्टी से भी कंसल्टेशन होगा, इन नेताओं से कंसल्टेशन होगा। ये सारी चीजें विचार विमर्श के बाद जब एक बार फाइनलाइज हो जाएंगी तो उसके बाद ही हम दर्शकों से उन सारी बातों को शेयर कर पाएंगे। क्योंकि फिलहाल तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है कि इस प्रकार से अचानक से एक सदमा जैसी स्थिति आ लगी। जैसे पहले मैंने बताया आपको कि तबीयत खराब उनकी अक्सर रहती थी, लेकिन आज दिन में वो ठीक थे, और उस लिहाज से परिवार के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सदमा। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। फिलहाल तो सारी भावनाएं यही हैं, और एक बार जब वो लोग तय कर लेंगे डिटेल्स की, अंतिम रिचुअल्स कहाँ होने हैं, तो फिर उसके बाद सारी जानकारी सामने हम लोग दर्शकों के सामने रख पाएंगे। जी विवेक। देवेंद्र, थोड़ा शरद यादव के बारे में और दर्शकों को बताएं कि उनकी राजनीति का पूरा एरिया कैसा रहा, कितने वक्त उन्हें राजनीति की, कब से शुरुआत की राजनीति की, एनडीए में उनकी भूमिका क्या रही, मौजूदा दौर में उनकी भूमिका क्या थी, राज्यसभा सांसद 2014 में फिर से चुने गए थे, उस समय उनकी भूमिका क्या थी, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, राजनीति का जो कहते हैं कि राजनीति का बीजारोपण वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही आ गया था उनके अंतर्गत, जब वो जबलपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। और ऐसे कम लोग होंगे विवेक जो आपको मिलेंगे कि ऐसा शख्स हो जो कि जिसने इंजीनियरिंग भी की हो, जो ग्रेजुएशन भी किया हो, स्नातक मतलब आर्ट्स की तरफ से। उन्होंने ये दोनों काम किया था, और वहां पर उस समय वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। राम मनोहर लोहिया के विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और राम मनोहर लोहिया के विचारधारा से प्रभावित होने के बाद
वो एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने आना तय किया। और शुरुआती दिनों में जैसे एस डी देवगौड़ा की बात कर लें, गुरदास दास गुप्ता की बात कर लें, मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, लालू यादव की बात करें, तो ये सब एक तरह के नेता थे, एक कैटेगरी में रहते थे और एक साथ रहते थे। और उसके बाद क्योंकि मध्य प्रदेश में छात्र संघ के वो अध्यक्ष चुने गए थे, तो वहां से एक कोई भी नेता जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस ये रहता है, वो जमीन की समझ रखते हैं। शरद यादव भी बार बार इस बात को लेकर दावा करते थे, उन्हें पता है कि देश क्या सोचता है, उन्हें पता है कि देश के लोग क्या सोचते हैं, उन्हें पता है कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। फिर जब एक विद्रोही व्यक्तित्व जो होता है वो शरद यादव के व्यक्तित्व में भी वो तत्व दिखता था, और जिसका ये नतीजा था कि 1969 से लेके 75 तक की बात करें, तो चाहे 69-70 की बात कर लें, 72 की बात कर लें, 75 में बात कर लें, तो अनेक मौके पर हिरासत में लिए गए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।